So educational planning has been traditionally planned in a different way. ग्लोबलाइजेशन के बाद एजुकेशनल प्लानिंग में बहुत फ़र्क आया है, इसकी अप्रोच चेंज हुई है. बट ट्रेडिशनली एजुकेशनल प्लानिंग वाज सीन डिफरेंटली, वाज परसीव्ड डिफरेंटली एंड वाज डन डिफरेंटली. In fact, after the Second World War, France, Netherlands, Japan and other non-socialist countries adopted the idea of indicative planning as an instrument for post-war recovery and the development. So जहाँ पे development की बात आती है, so इसका मकसद था economic development. Post-war situation के अंदर कैसे economic development की जाए. So for this purpose, they took an initiative and made educational plans on indicative planning. Indicative planning means कि आपने फ्यूचर के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं और उनको आपने कैसे अचीव करना है. सो इंडिकेटिव प्लानिंग जो थी उसमें इंडिकेटर्स बनाए गए एंड देन एजुकेशनल प्लान्स वर मेड. Contrary to the socialist directive planning, indicative planning accepts the primacy of private market economies. It tries to guide investments toward national priority objectives, avoid duplication of efforts, and to the extent possible reduce cyclical instability. जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है इंडिकेटिव प्लानिंग के हवाले से, वो बिकॉज प्लानिंग का पर्पस इकोनॉमिक डेवलपमेंट था. सो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द की पॉइंट, देन ऑल द प्लानिंग इज डन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. सो इसमें प्राइवेट मार्केट को बहुत ज़्यादा शामिल किया गया. जापान में भी, नीदरलैंड में भी और बाकी के नॉन सोशलिस्ट कंट्रीज़ में भी प्राइवेट मार्केट जो थी दैट वाज ओपन. जबकि जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ थे उसमें डायरेक्टिव प्लानिंग हो रही थी कि education was taken as a social service and planning was done so that each child of the country gets benefits of educational planning. लेकिन indicative planning में जो ज़्यादा importance दी गई वो इकोनॉमी को दी गई और सारी की सारी प्लानिंग इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए की गई. In early 1960s, educational planning was seen as a must for the newly independent countries to move ahead quickly and systematically. Planning units were set up in ministries of education, but they were highly dependent on external expertise. So important चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थी मुख्तलिफ मुल्कों की, वहाँ पर प्लानिंग यूनिट्स बनाए गए. और ये पूरी दुनिया का फिनोमिनन है. इट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू पाकिस्तान और दिस रीजन, रादर इट हैपेंड इन द होल वर्ल्ड. The IIEP stands for International Institute of Educational Planning. It was created to train national planning experts at UNESCO headquarters in Paris in the field. So IIEP was established ताकि बाकी के मुल्कों की इसमें मदद की जा सके. जो 3 ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज़ की गई वो ये थी: मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच और कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच. मैन पावर अप्रोच में कि हमें आइंदा मे बी 20 साल में कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने हमें इंजीनियर्स चाहिए, कितने हमें टीचर्स चाहिए और बाकी की भी डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितने कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग कितनों को देनी है. तो ये सारी चीज़ें मैन पावर अप्रोच में आती हैं. उसमें प्रोजेक्शंस की जाती हैं कि इस वक्त में हमारी आबादी इतनी है, फ्यूचर ट्रेंड्स अगर यही रहते हैं तो आबादी इतनी हो जाएगी. जब इतनी आबादी होगी तो हमें कितने मैन पावर चाहिए होगी. और साथ साथ में अगर हमारा करंट जो जीडीपी है वो इतना है, तो फ्यूचर के जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स हैं उससे हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं और इतना इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी मैन पावर चाहिए. सो हमें किस किस्म के इंस्टीट्यूट्स अपने मुल्क के अंदर खोलने होंगे, किस किस्म की ट्रेनिंग हमें दी जानी चाहिए सो दैट वी कैन प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मैन पावर. जबकि जो सोशल डिमांड अप्रोच है ये कहती थी कि
आप ये देखें कि व्हाट कंज्यूमर वांट्स, व्हाट डू पीपल वांट, जो वो चाहते हैं उनको उस तरह की एजुकेशन दी जाए। जो मैन पावर अप्रोच के अंदर ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन आएगी। टेक्निकल से मुराद टेक्निकल जो प्रोफेशनल है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल। लेकिन अगर हम सोशल डिमांड अप्रोच देखें तो इसमें अगर लोग आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम आर्टिस्ट और दे वांट टू बिकम म्यूजिशियंस, दे आर अलाउड टू बिकम म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट, क्योंकि ये लोग चाहते हैं। लेकिन जो मैन पावर अप्रोच है उसके अंदर स्टेट ये चाहती थी कि हमारे पास इतने लोग होने चाहिए। जो कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच है, इसकी मेजर कंसिडरेशन हमेशा से ये रही है कि कितने मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, और मे बी एफिशिएंसी इज मोर कंसिडर्ड इन कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच. There are some key criticisms on traditional planning. These key criticisms are: there is relatively much less focus on plan implementation as compared to plan preparation. बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए गए, IIEP से मदद लेके पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन प्लान्स बनाए गए, और प्लान्स का पर्पस था कि उसमें कोई फ्लॉ ना हो, फ्लॉलेस प्लान्स हों, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है ट्रेडिशनल प्लानिंग के ऊपर। टॉप डाउन प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल प्लान्स, उन लोगों ने प्लान्स बनाए जिन्होंने उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना था। सो देयर वाज top down approach. Linear planning with much less consideration of the changing environment. एक दफा प्लान बन गया, that had to be implemented in a linear way. कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की गुंजाइश ही नहीं थी ट्रेडिशनल प्लान्स के अंदर। सो ट्रेडिशनल प्लानिंग की बहुत मशहूर अप्रोचेज हैं ये तीनों: मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच एंड कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, बट they had many weaknesses, and these weaknesses were highlighted by many people, and this is the criticism on traditional planning.